सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। जब सिस्टम फेल हो जाता है तब एक ही नाम याद आता है, धुरंधर। इस बार खेल और भी बड़ा है, दुश्मन और भी खतरनाक और दाव पर सिर्फ जीत नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फ्यूचर है। एक्शन, इमोशन और सस्पेंस से भरी ये कहानी सिर्फ एक हीरो की नहीं, ये है एक लेजेंड की वापसी। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ धुरंधर 2। और आज हम लेकर आए हैं इस फुल पावर पैक्ड का एक्सप्लेनेशन और एंडिंग रिव्यू। एक नाम जो डर भी है और इंसाफ भी। ये सिर्फ एक मूवी नहीं, एक कमबैक है जो तोड़ सकती है सारे रिकॉर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के विथ वन एंड ओनली CS सिनेपिक पे। धुरंधर 1 और धुरंधर 2 मूवी की जो स्टोरी है वो बेसिकली एक मिशन के ऊपर बेस्ड है। एक ऐसा बड़ा और सीक्रेट मिशन जिसे इंडिया ने प्लान किया है ताकि वो पाकिस्तान को इंटरनली वीक कर सके, और इसी मिशन को नाम दिया गया है मिशन धुरंधर। एंड इस मिशन धुरंधर को एग्जीक्यूट करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस रणवीर सिंह को चुनते हैं, जिसका मूवी के अंदर नाम होता है जसकीरत सिंह रंगी। और इसी जसकीरत सिंह को हमजा अली अंसारी की आइडेंटिटी देकर पाकिस्तान भेजा जाता है ताकि वो पाकिस्तान एंट्री को इंटरनली वीक और डिस्ट्रॉय कर सके, ताकि फिर उसके बाद से पाकिस्तान इंडिया को कभी भी कोई नुकसान न पहुंचा पाए। एंड इस मिशन धुरंधर के दौरान ही हमजा अली एक बलोच की पहचान लेकर पाकिस्तान के कराची शहर के लेरी में एंटर करता है। एंड वहाँ पर पहले तो वहाँ के लोकल गैंगस्टर रहमान डकैत की गैंग को ज्वाइन करता है और फिर धीरे धीरे करके पाकिस्तान के सारी इंटेलिजेंस पहुंच जाता है, और साथ ही साथ इंडिया को नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मनों का खात्मा भी करता है। धुरंधर 1 मूवी के एंड में वो खात्मा करता है रहमान डकैत का, जिसके बाद वहीं पर ये धुरंधर 1 की स्टोरी एंड होती है एंड स्टार्टिंग होती है धुरंधर 2 की। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं धुरंधर द रिवेंज की स्टोरी। धुरंधर 2 मूवी की स्टार्टिंग होती है रणवीर सिंह से, जिसका इस मूवी के अंदर नाम है जसकीरत सिंह। एंड मूवी के स्टार्ट होती ही हमें जसकीरत सिंह की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां हम ये देखते हैं कि ये कहानी लगभग साल 2000 के आसपास की होती है। हम देखते हैं कि जसकीरत सिंह अपने परिवार के साथ पंजाब के पठानकोट के एक छोटे से गांव में रहता था। एंड उसके परिवार में उसके पिता, उसकी माता एंड उसकी 2 बहनें भी थी। सभी लोग जसकीरत सिंह को प्यार से जस्सी कहते थे, जिसके साथ ही जस्सी का एक दोस्त भी था, और जस्सी के इस दोस्त का नाम था पिंडा। यह पिंडा जस्सी के बचपन का दोस्त था और वो जस्सी की छोटी बहन से प्यार भी करता था। साथ ही साथ जस्सी के जो फादर थे वो इंडियन आर्मी के अंदर एक सूबेदार थे, एंड वो कुछ टाइम पहले ही आर्मी से रिटायर हुए थे। और रही बात जस्सी की, तो वो खुद भी आर्मी के अंदर जाना चाहता था, जिसके लिए वो आर्मी की ट्रेनिंग किया करता था। अब जस्सी अपनी फैमिली और अपने दोस्त के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था। साथ ही साथ वो बहुत ही जल्द आर्मी के अंदर भर्ती भी होने वाला था एंड अपने देश की सेवा करने वाला था। लेकिन जस्सी जिस गांव में रहता था उस गांव में एक MLA भी रहता था, और वो MLA होने के साथ साथ एक गैंगस्टर भी था, जो कि दूसरे की लोगों की ज़मीन को हड़प लिया करता था। और फिर ऐसे ही एक दिन जिस गैंगस्टर MLA की जो नज़र होती है वो जस्सी के फादर के एक छोटे से खेत के ऊपर पड़ जाती है, लेकिन जब जस्सी के फादर उसे वो खेत देने से मना कर देते हैं, तब वो गैंगस्टर MLA जस्सी के फादर को बहुत बुरी तरह से मारता है और उनके पेड़ से लटका के ख़त्म कर देता है। साथ ही साथ MLA के बहुत सारे और भी गुंडे होते हैं जो लोग जस्सी की दोनों बहनों के साथ बहुत ही बुरा दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद वो जस्सी की बड़ी बहन को जान से मार देते हैं और छोटी बहन को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब किस्मत से जस्सी उसी टाइम पर अपने घर पर प्रेजेंट नहीं होता, और इसलिए जैसे ही वो घर वापस आता है वैसे वो यह सब कुछ जानने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी होता है। एंड इतने दुखी होने के बाद वो जस्सी यह डिसाइड करता है कि अब वो उस गैंगस्टर MLA एंड उसके गुंडों से अपनी फैमिली का बदला जरूर लेगा, और उसकी जिस छोटी बहन को वो लोग अगवा करके ले गए हैं उसे वापस लेकर आएगा। अब जस्सी के इस काम को पूरा करने के लिए जस्सी का दोस्त पिंडा उसका साथ देता है। असल में पिंडा का जो फादर होता है वो एक बहुत ही बड़ा नशेड़ी होता है, और खुद नशा करने के साथ साथ वो गाँव में काफ़ी सारी चरस वाली चीज़ें बेचता है, जैसे कि चरस, अफीम, गांजा इत्यादि। और इन्हीं सारे धंधों से पिंडा का फादर वैसे वही कमाता है। अब पिंडा के फादर को ये सारी चीज़ें जो होती है वो यूपी के अंदर का एक गैंगस्टर पॉलिटिशियन आतिफ अहमद सप्लाई करता है। अब क्योंकि पिंडा भी उसके बारे में जानता था, इसलिए वो जस्सी को लेकर यूपी में सीधा आतिफ अहमद के पास जाता है, और आतिफ बहाने से AK-47 जैसी 2-3 बंदूकें खरीद लेता है, जिसके बाद ही जस्सी बंदूकों को लेता है और सीधा अपने गांव आकर MLA के घर में घुस जाता है। बारी बारी करके पहले MLA को एंड उसके बाद उसके सारे गुंडों को मार देता है, और वहां से अपनी छोटी बहन को लेकर अपने साथ आ जाता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही जस्सी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, कोर्ट के अंदर यह फैसला किया जाता है कि अब क्योंकि उस जस्सी ने 12 से 13 लोगों की जान ली है, इसलिए उसे फांसी की सज़ा दी जाए।
अब जस्सी को जैसे कोर्ट से फांसी की सज़ा मिलती है वैसे ही उसे जल्दी से जेल में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन जेल जाने से पहले वो अपनी मदर, बहन और अपने दोस्त से मिलता है एंड वो अपने पिंडा से ये कहता है कि वो उसकी छोटी बहन से शादी कर ले, जिससे कोर्स पिंडा भी करता था। और साथ ही साथ वो पिंडा से ये भी कहता है कि उसकी माँ का भी ध्यान रखे, जिस बात को सुनकर पिंडा जस्सी से कहता है कि वो किसी बात की कोई चिंता ना करे क्योंकि वो उसकी बहन और उसकी माँ दोनों का ख्याल रखेगा। इसके बाद ही जस्सी को पास के एक जेल में शिफ्ट किया जाता है और फिर कुछ टाइम बाद ही उस जेल से उसे निकालकर सीधा चंडीगढ़ की जेल में ले जाया जाता है। लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि जिस वैन से जस्सी को जेल ले जाया जा रहा होता है उसी वैन के ऊपर बहुत सारे गुंडे अटैक कर देते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारी फायरिंग करके वो जस्सी को उठाकर सीधा गाड़ी में डालते हैं और उसे अगवा करके ले जाते हैं। इसके बाद जस्सी को एक दूसरे ही खुफिया जगह पर ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जस्सी से मिलने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सन्याल आते हैं एंड उनके साथ साथ उनका एक ऑफिसर सुशांत बंसल भी होता है, जिसे आप सभी ने धुरंधर 1 में भी देखा है। अब इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर होने की वजह से जस्सी अजय सान्याल को जानता था, क्योंकि एज ऑफ कोर्स जस्सी ने अजय सान्याल को न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ आर्टिकल्स में देखा होगा। यहाँ पर जस्सी अजय सान्याल से पूछता है कि आखिरकार उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है। जो बात सुनकर अजय सान्याल कहते हैं, उसे बताते हैं वो लोग जस्सी के बारे में सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि जस्सी बहुत ही बहादुर और बहुत ही स्किल्ड है और वो बहुत ही जल्द आर्मी के अंदर शामिल होने वाला था, लेकिन फिर उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से जस्सी को उन लोगों को जान से मारना पड़ा। आगे अजय सान्याल जस्सी को कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी वही करता जो तुमने किया, लेकिन असल में सच्चाई ये है कि ऐसा करने की वजह से अब तुम्हें फांसी की सज़ा हो चुकी है, जिस वजह से बहुत ही जल्द तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन अजय सान्याल जस्सी को ऑफ़र देता है कि वो जस्सी को फांसी से बचा सकता है, लेकिन फिर इसके बाद जस्सी को अपनी पूरी ज़िंदगी देश के नाम करनी होगी और वो काम करना होगा जो उससे अजय सान्याल करवाना चाहते हैं। अजय सान्याल जस्सी से कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और बहादुर और ऐसा इंसान है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। अजय सान्याल जस्सी से ये भी कहते हैं कि अगर जस्सी उन्हें हाँ कहता है तो फिर जस्सी को अपने परिवार की चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जस्सी उनका साथ देने के बाद से ही वो उसके परिवार के अकाउंट में हर महीने कुछ पैसे जमा करेंगे और जस्सी की मदद एंड उसकी बहन की फैमिली बहुत अच्छे से कट जाएगी आगे की ज़िंदगी। जस्सी अजय सान्याल के इस ऑफ़र को हाँ बोल देता है और ये डिसाइड करता है कि वो देश के काम आएगा। अब इसके बाद ही जस्सी को एक स्पेशल ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर डाला जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जस्सी जैसे और भी कई सारे लोग होते हैं एंड उन सबको भी बिल्कुल वैसे ही चुना गया था जैसे जस्सी को चुना गया था। एंड जस्सी के साथ साथ इन सारे लोगों को भी तैयार किया जाता ताकि वो सब लोग देश के असिस्ट कर सके और एक एसेट बनकर देश के काम आ सके। इसी एकेडमी के अंदर जस्सी की लगभग 2 साल तक ट्रेनिंग होती है एंड इस ट्रेनिंग के अंदर उसे लड़ने के सारे तरीकों से लेकर सब्र बनाए रखना और सही मौके पर वार करना जैसी सारी चीज़ें सिखाई जाती है। एंड फिर इसके बाद जब जस्सी तैयार हो जाता है तब उसके बाद ही जस्सी को चुना जाता है मिशन धुरंधर को पूरा करने के लिए, और वो भी इसलिए क्योंकि जस्सी अपनी पूरी ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर सबसे बेस्ट होता है। इसके बाद ही अजय सान्याल जस्सी को एक नया नाम देता है जो नाम होता है हमजा अली अंसारी। एंड फिर इसके बाद ही उसे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के अंदर उसके सारे नेटवर्क्स के बारे में बताया जाता है कि उसे पाकिस्तान में जाकर किन लोगों से मिलना है, कौन लोग उसका साथ देंगे एंड उन्हें किन के खिलाफ काम करना है। साथ ही साथ जस्सी को जो कि अब हमजा अली अंसारी बन चुका है उसे अफगानिस्तान का एक झूठा पासपोर्ट दिया जाता है एंड उसे प्लेन से बिठाकर सीधा अफगानिस्तान भेजा जाता है, जिसके बाद ही जस्सी सीधा अफगानिस्तान के काबुल शहर में आता है एंड वहां पर आकर अपना हुलिया बदल के अपने मिशन के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमजा अली अंसारी अफगानिस्तान से किस तरह से पाकिस्तान घुसता है और पाकिस्तान आकर वो कैसे लेहरी पहुंचता है, ये सारी चीज़ें हमने धुरंधर 1 में ऑलरेडी देखी हुई है। अब ये बैक स्टोरी ये ख़त्म होने के बाद अब ये जानते हैं कि एक्चुअली में अपनी ये पूरी बैक स्टोरी हमजा अपने इंडियन साथी आलम भाई को बता रहा होता है। वो आलम भाई जो कि उसकी तरह एक इंडियन एजेंट है एंड इसी की जूस की दुकान पर हमजा सबसे पहले काम किया करता था। स्टोरी के ख़त्म होने के बाद कहानी सीधा उसी प्रेजेंट टाइम पर आती है जिस टाइम पर धुरंधर 1 मूवी का एंड हुआ था, और धुरंधर 1 मूवी की एंडिंग लियारी के गैंगस्टर रहमान डकैत के मरने से हुई थी। इसलिए इस प्रेजेंट टाइम पर हम ये देखते हैं कि रहमान डकैत के मरने की खबर सब तरफ फैल चुकी है। इवन इंडिया के अजय सान्याल भी ये जान चुके हैं कि रहमान डकैत मर चुका है और हमजा अली अंसारी ने सक्सेसफुली रहमान डकैत को एग्जीक्यूट कर दिया है। यानी कि इंडिया
का एक बहुत ही बड़ा दुश्मन मारा जा चुका है, लेकिन रहमान डकैत के मारने की वजह से लेह शहर के अंदर बहुत ही ज़्यादा शौक मनाया जाता है। लेरी शहर के अंदर हम रहमान डकैत की बॉडी को ज़मीन के अंदर दफनाते हुए देखते हैं, जहां पर उसे श्रद्धांजलि देने के लिए उज़ैर बलोच, हमजा अली अंसारी, रहमान डकैत की वाइफ, उसके बच्चे एंड आसपास का सारे लोग होते हैं। एंड यहाँ पर सारे के सारे लोग रहमान डकैत के मारने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। लेकिन दोस्तों, लेरी शहर में दूसरी तरफ अरशद पप्पू इस बात का फ़ायदा उठाता है और वो रहमान डकैत के मरने के बाद पूरी लेरी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है और वो बन जाता है पूरे लेरी का इकलौता गैंगस्टर। लेकिन इसके बाद ही हम मेजर इकबाल से मिलते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि उससे मिलने के बाद एसपी चौधरी आता है और यहाँ पर दोनों मिलकर आपस में बातचीत करते हैं कि हम ये जानते हैं कि दोनों की जान पहचान काफ़ी पुरानी है। लेकिन यहाँ पर मेजर इकबाल एसपी चौधरी से ये पूछता है कि आखिरकार एसपी चौधरी ने रहमान डकैत को क्यों मारा। आईएसआई के मेजर इकबाल को रहमान डकैत के मरने से इसलिए फ़र्क पड़ रहा था क्योंकि रहमान डकैत आईएसआई के मेजर इकबाल को वेपन सप्लाई किया करता था। लेकिन यहाँ पर जब मेजर इकबाल एसपी चौधरी से ये पूछता है कि आखिरकार उसने रहमान डकैत को क्यों मारा, तब एसपी चौधरी मेजर इकबाल को ये बताता है कि असल में उसने ये सब कुछ बड़े साहब के बदले के लिए किया। अब बड़े साहब का नाम सुनकर आप सब ये नोटिस कर पाएंगे कि यह जो बड़े साहब हैं, इस नाम को धुरंधर 1 मूवी के अंदर भी कई बार मेंशन किया गया था, स्पेशली मेजर इकबाल के मुंह से। लेकिन धुरंधर 1 में हमें बताया नहीं गया था कि बड़े साहब कौन है। लेकिन आपको बता दूं कि इस मूवी के अंदर यानी कि धुरंधर 2 में हमें ये पता चलेगा कि आखिरकार ये बड़े साहब हैं कौन। लेकिन बड़े साहब को जानने के लिए आप आगे की कहानी सुनते रहिए। अब यहाँ पर एसपी चौधरी जैसे ही बताता है कि उसने ये सब कुछ बड़े साहब के बदले के लिए किया था, वैसे ही मेजर इकबाल उसे पूछता है कि आखिरकार रहमान डकैत ने बड़े साहब का ऐसा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसे मारकर बड़े साहब का बदला लिया। जो सुनकर एसपी चौधरी आईएसआई के मेजर इकबाल को बताता है कि असल में बड़े साहब का जो भाई है, जिसका नाम नूरा है, उसने रहमान डकैत के साले की प्रॉपर्टी और लैंड के ऊपर कब्जा मारा हुआ था। एंड उसी डिस्प्यूट के चलते रहमान डकैत ने बड़े साहब के भाई को गोली से मार दिया और रहमान डकैत को मारकर बड़े साहब का वही बदला लिया है। अब इस बात को सुनकर मेजर इकबाल एसपी चौधरी को कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो उसे यह बोलकर अलर्ट करता है कि वो आगे से ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे कि उसे थोड़ा सा भी नुकसान हो। जहां इस तरफ ये सारी बातें चल रही थी, वहीं रहमान डकैत की गैंग के अंदर अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, स्पेशली रहमान डकैत के सबसे खास उज़ैर बलोच के अंदर, क्योंकि उज़ैर बलोच ना सिर्फ रहमान डकैत को अपने बड़े भाई जैसा मानता था, बल्कि वो रहमान डकैत की बहुत ज़्यादा इज्जत भी करता था और इसलिए रहमान डकैत के मरने का उससे सबसे ज़्यादा गुस्सा था। उज़ैर बलोच ये जानता था कि रहमान डकैत को एसपी चौधरी ने मारा है और इसलिए वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि वो एसपी चौधरी को जान से मारेगा। लेकिन यहाँ पर ही अपना हमजा एक और गेम खेलता है एंड वो उज़ैर बलोच को ये बताता है कि असल में एसपी चौधरी रहमान भाई का बहुत नहीं है, उस तक पहुँचने में अभी बहुत टाइम लगे। लेकिन वो रहमान भाई तक पहुंचा और उसने उसे मारा भी, वो भी इसलिए क्योंकि किसी ने रहमान भाई की सारी डिटेल एसपी चौधरी को बताई थी और ये मुखबरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि अरशद पप्पू था, यानी कि लियारी का वही तीसरा गैंगस्टर जो कि अभी रहमान डकैत के मरने के बाद पूरे लियारी का डॉन बनना फिर रहा है। हमजा अपनी इसी बात को साबित करने के लिए एक दूसरे बंदे को लेकर आता है, जो बंदा असल में अरशद पप्पू की गैंग में होता है एंड उज़ैर बलोच उसे भी जानता था और वो भी यहाँ पर उज़ैर से यही कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि अरशद पप्पू ने रहमान डकैत के बारे में एसपी चौधरी को बताया था, बट एक्चुअली में यहाँ पर खेल ये होता है कि जिस आदमी को हमजा ने यहाँ पर बुलाया होता है वो खुद भी हमजा की तरह एक इंडियन एजेंट होता है, जो कि काफ़ी टाइम से अरशद पप्पू की गैंग में छुपा हुआ था। और इस टाइम पर यह आदमी हमजा के साथ मिलकर उज़ैर बलोच का ब्रेन वॉश कर देते हैं एंड उसे बिलीव करवा देते हैं कि रहमान डकैत को मरवाने के पीछे अरशद पप्पू का हाथ है। साथ ही साथ हमजा यहाँ पर उज़ैर बलोच को ये भी कहता है कि एसपी चौधरी बहुत ही पावरफुल है, उसके साथ साथ बहुत बुरे सारे पुलिस वाले होते हैं जिनके हाथों में हमेशा वेपन्स होते हैं, इसलिए वो लोग अभी एसपी चौधरी को नहीं मार सकते। लेकिन हाँ, उन लोगों को अरशद पप्पू को जान से मारना चाहिए एंड उससे बदला लेना चाहिए। इसके बाद ही हमजा सबसे पहले उज़ैर बलोच को रहमान डकैत की गैंग का लीडर बनाता है, जिसके बाद उज़ैर बलोच जैसे ही लीडर बनता है वैसे ही वो पूरी गैंग लेकर सीधा अरशद पप्पू की गैंग पर अटैक कर देता है। बारी बार कर वो ना सिर्फ अरशद पप्पू के सारे अड्डों में आग लगाता है, बल्कि वो उसकी गैंग के सारे आदमियों को जान से भी मार देता है। अब अरशद पप्पू पूरे लियारी में जो कत्लेआम देखता है, वो कत्लेआम देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड वो ये समझ जाता है कि बहुत ही जल्द उज़ैर बलोच और हमजा उस तक पहुंच जाएंगे एंड उसे भी जान से मार देंगे।
अब इस चीज़ से बचने के लिए अरशद पप्पू सीधा जमील जमाली को फ़ोन करता है एंड इसके कांटेक्ट में आकर उसे ये कहता है कि जमील जमाली उसे किसी भी तरह उसे उज्जैर बलोच से बचा ले। ये बात सुनकर जमील जमाली अरशद पप्पू से कहता है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो उसे लियारी और इवन कराची से भी बाहर निकलवा सकता है, जिसके बाद वो सेफ रहेगा। ये बात सुनकर अरशद पप्पू मान जाता है एंड वो जमील जमाली के कहे अनुसार कुछ टाइम के लिए उसी फैक्ट्री में छुपने के लिए चला जाता है। लेकिन एक्चुअली में जमील जमाली उज्जैर बलोच और हमजा के साथ ही मिला होता है, इसलिए जैसे अरशद पप्पू जमील जमाली की फैक्ट्री में छुपने जाता है वैसे ही देखते हैं कि वहाँ पर उज्जैर बलोच, हमजा एंड उसकी गैंग सारे लोग पहले से प्रेजेंट होते हैं, जो कि ना सिर्फ वहाँ पर अरशद पप्पू को पकड़ के पहले बहुत बुरी तरह से मारते हैं बल्कि उसके बाद ही वो लोग उसे कार में बांधकर पूरे लियारी शहर के अंदर घुमाते हैं। एंड देन उसके बाद ही उज्जैर बलोच अरशद पप्पू को सबके सामने लाकर ना सिर्फ अरशद पप्पू को ख़त्म करता है बल्कि वो उसके हेड के साथ फुटबॉल भी खेलता है। लेकिन हमजा यहाँ पर फ़ायदा उठाता है और वो इस पूरे इंसिडेंट की वीडियो बना लेता है एंड उसे लीक कर देता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिससे कि वो वीडियो वायरल हो जाती है और पाकिस्तान में ऐसे कत्लेआम होने के चर्चा सब तरफ चलने लगते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है कि वो लोग लियारी शहर के क्राइम को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि ये सब होने की वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता है, इसलिए उस टाइम का मौजूदा प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग रखता है, जिस मीटिंग के अंदर वो आए हैं कि मेजर इकबाल, एसपी चौधरी और जमील जमाली को बुलाता है और यहाँ पर आकर वो जमील जमाली को उससे ये सवाल करता है कि वो लियारी सिटी का एसपी है और उसके रहते हुए ये सब क्या हो रहा है। आगे प्राइम मिनिस्टर सबको ये कहता है कि वो लोग रहमान डकैत की पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दें और उन सबको टेररिस्ट साबित कर दें, क्योंकि अब सबको याद होगा धुरंधर 1 मूवी के अंदर रहमान डकैत खुद भी एक पॉलिटिशियन बन गया था एंड उसकी पार्टी ने लियारी सिटी में मेजॉरिटी में वोट भी लिया था। हालांकि सिर्फ ये नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ये भी ऑर्डर्स देते हैं कि इस टाइम पर रहमान डकैत की गैंग का जो लीडर है यानी कि उज्जैर बलोच, उसे भी जान से मरवा दिया जाए। लेकिन इस बात को सुनते ही जमील जमाली उससे कहता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि रहमान डकैत एंड उसकी गैंग का लियारी सिटी में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और अब क्योंकि रहमान डकैत ऑलरेडी मर चुका है, इसलिए अगर उज्जैर बलोच को मारा गया तो लियारी सिटी के लोग बबूला हो जाएंगे और पूरे शहर के अंदर दंगे फसाद कर देंगे। और इसलिए जमील जमाली प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि वो उज्जैर को मारने की बजाय उसे जेल में डाल दें, क्योंकि जेल में डालने की वजह से लोग दंगे भी नहीं करेंगे और फिर कुछ टाइम बाद ही वो लोग जेल के अंदर उज्जैर को मरवा देंगे, जिससे सारा मैटर आराम से सॉल्व हो जाएगा। और इस चीज़ की एग्जीक्यूट करने के लिए उज्जैर के ऊपर ATA का केस लगा दिया जाएगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंटी टेररिज्म एक्ट, यानी कि सरकार द्वारा उज्जैर बलोच को एक आतंकवादी घोषित किया जाएगा ताकि वो लोग उसे आराम से अरेस्ट कर सकें एंड जेल में डाल सकें। लेकिन इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर ISI के मेजर इकबाल और SP चौधरी से ये सवाल करता है कि इस टाइम पर उसे अपनी सरकार बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर लोग उसकी सरकार से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं और उज्जैर बलोच के कांड के बाद उसे काफ़ी सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। अब इसी चीज़ से बचने के लिए मेजर इकबाल और SP चौधरी प्राइम मिनिस्टर को ये बताते हैं कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो एक मेडिकल कॉलेज से 4 से 5 स्टूडेंट्स को उठाएंगे और उन्हें आतंकवादी साबित करके गोली से जान से मार देंगे, जिसके बाद सारे न्यूज़ चैनल्स वाले उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे, जिसके बाद ही पाकिस्तान की आवाम की नज़र उज्जैर बलोच वाले केस से हट जाएगी। इसके बाद ही SP चौधरी ऐसा ही करता है एंड वो मेडिकल कॉलेज से 4-5 स्टूडेंट को उठाता और उन्हीं गोलियों से मार देता है। और हर तरफ ये बताया जाता है कि चारों स्टूडेंट असल में आतंकवादी थे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे। और ऐसा होने के बाद ही हम लोग ये भी देखते हैं कि सभी लोगों की नज़र इसी केस के ऊपर पड़ जाती है और न्यूज़ चैनल के अंदर भी सिर्फ यही बातचीत चलती है कि इधर दूसरी तरफ लियारी से उज्जैर बलोच और हमजा को जैसे ये पता लगता है कि उज्जैर बलोच के ऊपर ATA एक्ट लगा है, वैसे ही हमजा उज्जैर को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन उज्जैर ये जानता है कि वो कहीं नहीं जाएगा और SP चौधरी को मार के रहमान भाई की मौत का बदला लेगा। लेकिन हमजा उज्जैर बलोच को ये समझाता है कि अगर वो ज़िंदा रहा तो वो फिर से बदला ले सकता है, लेकिन अगर ATA एक्ट के तहत उसे उठा लिया गया तो फिर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये बात सुनकर उज्जैर मान जाता है, जिसके बाद ही हमजा उसके लिए एक नकली ईरानी एयरपोर्ट पासपोर्ट बनवाता है और उसे कराची से सीधा दुबई भेज देता है। लेकिन अब क्योंकि उज्जैर को फंसाने का आइडिया खुद जमील जमाली का था, इसलिए जमील जमाली और हमजा दोनों मिलकर उज्जैर को फंसाते हैं और वो उज्जैर के दुबई पहुंचने से पहले ही वहां के अथॉरिटीज़ को ये बता देते हैं कि उज्जैर बलोच पाकिस्तान का एक टेररिस्ट है जो वहां पर छुपने जा रहा है। जिसके बाद ही उज्जैर बलोच जैसे ही दुबई एयरपोर्ट पहुँचता है वैसे ही उसे वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है एंड उसे फिर से पाकिस्तान भेजा जाता है ताकि उज्जैर को एंटी एक्ट के तहत पाकिस्तान की जेल में डाला जा सके। अब इधर लियारी में हमजा के आगे सारे रास्ते क्लियर हो चुके थे और रहमान डकैत गैंग से उसके ऊपर जो भी लोग थे यानी कि रहमान डकैत और उज्जैर बलोच, अब वो दोनों उसके सामने से हट चुके हैं। इसलिए अब सीधा हमजा अली अंसारी रहमान डकैत गैंग का लीडर बनता है।
पूरे गैंग को लीड करता है। और इसी तरीके से हमजा अली अंसारी की पकड़ पूरे लियारी शहर पर होती है, जैसे कि हमें धुरंधर 1 में बताया गया था कि जिसकी पकड़ लियारी पर उसकी पकड़ कराची, और फिर जिसकी पकड़ कराची पर उसकी पकड़ पूरे पाकिस्तान पर। इसलिए दोस्तों, हमजा के लिए लियारी का गैंगस्टर बनते ही वो पूरे पाकिस्तान का सबसे पावरफुल लोगों में से एक बन जाता है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें होने के बाद हमजा अपने ससुर जमील जमाली और खतना ब्रदर्स से मिलता है एंड उनसे मिलकर हमजा उन दोनों को ये बताता है कि इस टाइम पर पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है यानी कि जवारी, वो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि जवारी को उन लोगों की ज़रूरत भी इस बार के इलेक्शन जीतने तक की ही है, इसलिए इलेक्शन जीतते ये जवारी उन सब के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन इन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जवारी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए इस बार के इलेक्शन में जवारी की हार होगी और अपोजिशन पार्टी जीतेगा। एंड इसलिए हमजा जमील जमाली और खतना को ये कहता है कि अब उन लोगों को अपोजिशन का साथ देना होगा, क्योंकि इस बार जीत उन्हीं की ही होगी। अब हमजा के कहने पर जमील जमाली और खन्ना दोनों मान जाते हैं, जिसके बाद ही वो तीनों मिलकर अपोजिशन पार्टी से हाथ मिलाते हैं। अपोजिशन पार्टी के मेल लीडर से मिलने, जिसका नाम होता है नवाब शफीक, एंड उसके साथ हाथ मिलाकर वो सारे एक साथ हो जाते हैं। जिसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इस बार के इलेक्शन में वही लोग जीतते हैं। रही बात जवारी की इस बार हार हो जाती है। इन सारी चीज़ों के बाद हम आईएसआई के मेजर इकबाल से मिलते हैं एंड हमें मेजर इकबाल की बैंक स्टोरी दिखाई जाती है और उसके फैमिली के बारे में बताया जाती है कि मेजर इकबाल का घर देखते हैं, जहां हम उसके घर के अंदर मेजर इकबाल के साथ उसकी वाइफ, उसकी एक बेटी जो कि मेंटली इल होती है, साथ ही साथ मेजर इकबाल का फादर भी होता है जो कि अपने पैरों से चल नहीं पाता। हम ये जानते हैं कि मेजर इकबाल का फादर भी पाकिस्तान की आर्मी में था एंड साथ ही साथ उसने 1971 की वॉर में लड़ाई भी की थी। लेकिन इस बात को नोटिस करते हैं कि मेजर इकबाल का फादर मेजर इकबाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि मेजर इकबाल का कोई बेटा नहीं है बल्कि सिर्फ एक बेटी है एंड वो भी मेंटली इल है। बट इसी रीज़न की वजह से वो मेजर इकबाल को बहुत ही उल्टा सीधा बोलता है, साथ ही साथ वो उसकी वाइफ और उसकी बेटी को भी बहुत उल्टा बोलता है। इवन जब मेजर इकबाल की मदर जिंदा भी थी तब उसका फादर उसे भी बहुत ही गंदा गंदा और उल्टा बोलता था। यहाँ तक कि मेजर इकबाल का फादर उसे बहुत ही नालायक बताता था एंड खुद को बहुत ही बड़ा योद्धा बनाता था, जिसने मानो पाकिस्तान को 1971 के वॉर में जीत दिलवाई थी। हालांकि मेजर इकबाल बहुत ही शांत दिमाग का होता, इसलिए वो अपनी फिदा की बातों को हमेशा इग्नोर किया करता था। इधर दूसरी तरफ हम लहरी में हमजा को देखते हैं, जो कि अब ना सिर्फ पूरे लहरी का सबसे बड़ा गैंगस्टर था, बल्कि अब क्योंकि उसके पसंद की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान भी जीतती थी, इसलिए अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस था। लेकिन फिर इसके बाद ही हमजा अपनी गैंग के साथ सीधा बलूचिस्तान जाता है, जहां जाकर मिलता है शिरानी साहब से, जो कि बलूचिस्तान ये बलोच राइवल रेज़ का लीडर है। और यहाँ पर आने के बाद ये शिरानी साहब हमजा अली के अंसारी को भी शेर बलोच का खिताब देते, जिसके बाद ही यहाँ पर भी वही सीन रिक्रिएट होता है जो सीन धुरंधर 1 मूवी के अंदर रहमान डकैत के साथ हुआ था। इवन यहाँ पर हमजा के लिए भी रहमान डकैत जैसा ही एक आइकॉनिक सॉन्ग बजता है एंड सारे सीन्स लगभग काफ़ी सिमिलर होते हैं। और इस पूरे सीन के ज़रिए हमें पता लगता है कि हमजा को बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के बलोच लेवल्स का पूरा सपोर्ट है। इसके साथ ही यहाँ पर हमें यह भी पता लगता है बलूचिस्तान के लोगों के साथ आईएसआई और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ही गलत करती है। यहाँ तक कि अभी कुछ टाइम पहले एसपी चौधरी ने मेडिकल कॉलेज के जिन 4 लड़कों को टेररिस्ट घोषित करके मार दिया था, उनमें से कुछ लड़के बलूचिस्तान के थे एंड एक लड़का तो बलोच रेबल्स के लीडर शिरानी का पोता भी था, जिस वजह से बलोच रेबल्स और शिरानी के मन में बहुत ही ज़्यादा नफरत है। लेकिन यहाँ पर हमजा शिरानी और सारे बलोच रेबल्स को अपना सपोर्ट देता है एंड वो शिरानी से कहता है कि जिस तरह से वो लोग उसके साथ खड़े हैं बिल्कुल वैसे ही वो भी उनके साथ खड़ा है। अब इन सब के साथ ही हमें ये मूवी में हमजा की पर्सनल लाइफ भी दिखाते हैं, जहाँ हमजा अपनी वाइफ येलेना के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड कुछ ही टाइम बाद उन दोनों का एक बेटा भी होता है। इसके साथ ही हमजा एक नया घर भी लेता है, जिस नए घर में उसका फैमिली काफ़ी खुश रहती है। इसके बाद ही मेजर इकबाल हमजा को मिलने बहुत बुलाता है एंड फिर वो हमजा और खन्ना को अपने साथ लेकर सीधा बड़े साहब के पास चले जाता है। बड़े साहब का नाम सुनकर हमजा मेजर इकबाल से पूछता है कि आखिरकार ये बड़े साहब हैं कौन, आज वो उससे मिलवाने ले जा रहा है। इसके बाद ही वो लोग का बहुत ही आलीशान बंगले में जाते हैं, जहाँ पर आकर उनकी मुलाकात होती है बड़े साहब से। हमें ये पता लगता है कि ये बड़े साहब और कहीं नहीं बल्कि पाकिस्तान का वर्ल्ड फेमस टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम है, जो कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा
बूढ़ा हो चुका है एंड उसकी मेडिकल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वो अपने बिस्तर पर रहकर भी पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करता है एंड इंडिया में होने वाले बहुत सारे आतंकवादी अटैक्स के पीछे भी उसी का हाथ होता है। इवन मेजर इकबाल और खन्ना ब्रदर्स भी प्राइमरली उसी के लिए काम करते हैं। यहाँ पर दाऊद इब्राहिम इन सब से बातचीत करता है, जिसके बाद इनकी बातचीत से हमें पता लगता है कि इस टाइम पर दाऊद इब्राहिम खन्ना ब्रदर्स के जरिए यूपी के अंदर बहुत सारे फेक नोट्स भिजवाने वाले हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में यूपी के अंदर इलेक्शन होने वाले, जिन इलेक्शन में उनकी मर्जी की पार्टीज़ को जितवाने के लिए 2 कंसाइनमेंट के अंदर नकली नोट को भेजा जा रहा था। पहले कंसाइनमेंट के अंदर 11,000 करोड़ भेजे जा रहे थे, तो दूसरे कंसाइनमेंट के अंदर 60,000 करोड़। इस तरीके से ना सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा धक्का लगेगा, बल्कि यूपी के अंदर भी फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। लेकिन सिर्फ यह नहीं, बल्कि वो ये भी कहता है कि लोग इंडिया में बहुत बड़े पैमाने में चरस, गांजा और ऐसी चीज़ों को भी सप्लाई करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें इंडिया में ना सिर्फ बहुत महंगे दामों में बिकेंगे, जिससे ना सिर्फ उनके पास पैसा आएगा, बल्कि इसके साथ ही ऐसा करके वो लोग इंडिया की यूथ को भी बर्बाद कर देंगे। अब दाऊद इब्राहिम यहाँ पर ये काम हमजा को सौंपता है और वो हमजा से कहता है कि जो भी ये चरस गांजे वाली डीलिंग है वो खुद यहाँ करेगा और इंडिया तक वो पूरी कंसाइनमेंट पहुँचा कर आएगा। हालांकि हमजा ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है कि ये लोग उसके देश के खिलाफ इतने बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हैं। हमजा दाऊद को मना करते हुए कहता है कि वो ड्रग्स की डीलिंग नहीं करता और इसलिए वो ये सारी चीज़ें इंडिया पहुंचाने में मदद नहीं करेगा। लेकिन दाऊद इब्राहिम हमजा पर प्रेशर बनाता है, जिसके चलते हमजा को हाँ बोलना ही पड़ता है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स अगर हमजा मना करेगा तो शायद से ही हो सकता है कि वो लोग उसे इन सारी चीज़ों से बाहर कर देंगे, जिसके बाद हमजा अपने प्लान में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद ही चरस गांजा और बाकी सारी चीज़ें लीगल हो के सप्लाई करने के लिए इंडिया के पाकिस्तान से 2-3 डीलर्स आते हैं, जो बेसिकली भी पाकिस्तान के सारा ये सामान लेकर जाएंगे और इंडिया में सप्लाई करके बेचेंगे। अब ये डीलर्स जैसे ही हमजा आईएसआई के मेजर इकबाल और बाकी लोगों से मिलने आता है, वैसे ही हमसे ये नोटिस करता है कि उन 3-4 डीलर्स के बीच उसका दोस्त पिंडा भी है, वही पिंडा जो कि उसके बचपन का दोस्त था एंड उसी पिंडा ने उसकी बहन से शादी भी करी थी। हालांकि यहाँ पर हमजा तो पिंडा को पहचान लेता है, लेकिन पिंडा उसे नहीं पहचान पाता कि वो उसका दोस्त जस्सी ही है। अब इसके बाद ही वो लोग जिस डील को पूरा करके आए हुए होते हैं, वो लोग उसे डील को पूरा करते हैं, लेकिन डील को पूरा करने के बाद पंजाब से आए हुए पिंडा उसके साथ उन लोगों से पार्टी मांगता है एंड वो मेजर इकबाल से कहते हैं कि वो लोग उनकी खातिरदारी करें, जिन पर मेजर इकबाल उनसे कहता है कि उसे इमरजेंसी में कहीं जाना होगा, लेकिन हमजा उन सबको पार्टी देगा। जिसके बाद यह भी देखते हैं कि हमजा उन सभी को अपने घर ले जाता है ताकि वो पार्टी कर सके। उस पार्टी के अंदर वो एसपी चौधरी एंड बाकी दोस्तों को भी बुलाता है, जिसके बाद एक ग्रैंड पार्टी होती है एंड उस पार्टी में पिंडा बहुत सारे नशे करता है, क्योंकि पिंडा खुद भी एक बहुत ही बड़ा नशेड़ी होता है। अब पिंडा बहुत ज़्यादा नशे में आ जाता है एंड इसलिए वो हमजा से कहते हैं कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन क्योंकि वो नशे में है इसलिए हमजा उसे वॉशरूम तक लेकर जाता है। इसके बाद हमजा पिंडा को लेकर वॉशरूम आता है एंड वॉशरूम आने के बाद ही पिंडा उससे कहता है कि वो जानता है कि वो हमजा नहीं बल्कि असल में उसका दोस्त जस्सी है। ये बात सुनकर हमजा शॉक हो जाता है। पिंडा ने यह भी उसे पहचान लिया था, लेकिन इसके आगे हम उससे ये कहते हैं, हमजा उससे कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो ये सारी बातें इससे एक्सप्लेन करता है, लेकिन पिंडा हमजा की कोई बात नहीं सुनता एंड वो चिल्लाते हुए हमजा से कहने लगता है कि वो बाहर जाकर सबको ये बता देगा कि हमजा असल में इंडिया का एक एजेंट है। ये बात सुनकर हमजा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब पिंडा क्योंकि बहुत ज़्यादा नशे में था, इसीलिए उसे हमजा के रूप में कोई शैतान जैसा दिखने लगता है और वो इसलिए इधर उधर हाथ पैर मारने लगता है, जिस वजह से हमजा के हाथों धोखे से पिंडा की जान चली जाती है। अब अगर ये वाली बात बाहर सबको पता चल जाए कि हमजा ने पिंडा को मार दिया, तब हो ना हो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। लेकिन फिर किस्मत से आलम भाई वहाँ पर आ जाते हैं और वो वॉशरूम के अंदर हमजा से मिलता है। वही सारी बात जानने के हमजा को ये जान के कहता है एंड वो हमजा से कहता है कि ये इल्ज़ाम वो अपने सर पर लेगा, ताकि बाहर जब सबको पता लगे कि वो इंडिया का एजेंट है तब वो लोग सिर्फ उसे मारेंगे। हमजा तब भी ज़िंदा रहेगा। हमजा का इस मिशन के लिए ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और रही बात आलम भाई की, तो वो इल्ज़ाम अपने सर पे ले लेगा एंड वो सबको ये बोलेगा कि पिंडा को उसने मारा है और फिर ये बोलकर वो हमजा को वहाँ से बाहर निकाल देगा एंड अपने सर पर कई सारे ज़ख्म बना लेता है ताकि सबको ये लगे कि पिंडा से आलम भाई की लड़ाई हुई है। इसके कुछ टाइम बाद ही पिंडा के साथ ही वॉशरूम आते हैं एंड वो लोग आलम भाई को पिंडा का कातिल समझते हैं, जिसके बाद पिंडा के सारे साथी एसपी चौधरी और इवन एसपी चौधरी के साथ ही के ऑफिसर सभी मिलकर आलम भाई को पकड़ ले और इंडिया के एजेंट होने की वजह से उठाकर ले जा रहे होते हैं और इंडिया का एजेंट होने की वजह से उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं ताकि वो सब कुछ सच बताए। लेकिन इसी बीच हमजा दारू पी लेता है और वह शराब पीकर सीधा
वॉशरूम आता है और वहाँ पर आकर आलम भाई को गोली मार के जान से मार देता है। ये देखकर जब एसपी चौधरी के ऑफिसर्स हमजा से पूछते हैं कि आखिरकार उसने ये इंडियन एजेंट को क्यों मार दिया, तब वो नशे से चिल्लाते हुए बोल देता है कि कोई हमजा अली मज़ारी के घर में घुसकर ये सब करे और उसके मेहमानों को जान से मारे, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। और वैसे यहाँ पर हमजा ने आलम भाई को इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि वो ये जानता था कि अगर ये ऑफिसर्स आलम भाई को उठा के ले गए तो इंडियन एजेंट होने की वजह से वो लोग उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे एंड उसे बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे। एंड इसी वजह से हमजा ने उन्हें आसान मौत दे दी। अब हमजा ये करने के बाद एसपी चौधरी को उस पर शक होता है एंड वो बाहर आकर अपने ऑफिसर से ये बोलता है कि हमजा ने जो रीज़न देकर आलम को गोली मारी वो रीज़न जस्टिफाई नहीं है। साथ ही साथ अब क्योंकि ये बात बाहर आ चुकी है कि आलम भाई एक इंडियन एजेंट है और हमजा उसकी दुकान पर काम करता था, इसलिए एसपी चौधरी उस पर पूरा डाउट करता है एंड एसपी चौधरी और उसके ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि हो ना हो हमजा भी इंडिया एजेंट है होगा, और इसलिए वो लोग उसे ऊपर इंक्वायरी बिठा देते हैं। लेकिन एसपी चौधरी को बात करते हुए हमजा की वाइफ येलेना सुन लेती है, जिस वजह से उसे भी अपने पति हमजा पर डाउट होता है एंड इसलिए वो अपने रूम में आती है और हमजा के बैग की तलाशी लेती है, जिस बैग के अंदर उसे हमजा की एक डायरी मिलती है, जिस डायरी में हमजा ने उन सभी लोगों का नाम लिखा होता है जिससे या तो उसने मारना था या फिर उसको मार दिया है। जिसके बाद ये सब देखते ही वो भी ये जान जाती है कि हमजा सही में एक इंडियन एजेंट है। इसके बाद हमजा जैसे ही घर आता है वैसे ही उसकी वाइफ उससे ये सवाल करती है कि आखिरकार उसने ये सब क्यों किया। अब ये बात सुनकर हमजा उसे सारी सच्चाई बताता है एंड वो उसे ये समझाते हुए कहता है कि ये बात तो सच है कि वो एक इंडियन एजेंट है, लेकिन उसने यहाँ पर आकर सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जो लोग टेररिस्ट थे और उन्होंने इंडिया में बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है। ऐसे लोगों को ना सिर्फ इंडिया के लिए ख़तरनाक है बल्कि वो पाकिस्तान के लिए भी ख़तरनाक है, क्योंकि उन सब लोगों ने पाकिस्तान में भी बहुत सारे क्राइम किए हैं। ये बात सुनकर हमजा की वाइफ मान जाती है एंड वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। ये बात जो जान चुकी थी कि एसपी चौधरी को उस पर डाउट हो गया है और इसलिए हो ना हो वाले टाइम पे वो उसके बारे में जान जाएगा, जिसके बाद ही हमजा का प्लान फेल हो सकता है। अब इसलिए हमजा ये प्लान करता है कि उसे जल्द से जल्द एसपी चौधरी को रास्ते से हटाना होगा। इसी बीच हम ये देखते हैं कि उज़ैर को दुबई से इंट्रोगेट करने के बाद पाकिस्तान लाया जा रहा होता है और पाकिस्तान लाकर उसे सीधा पाकिस्तान की जेल में डाला जाएगा और ये काम उसे सक्सेसफुली हो इसकी जिम्मेदारी होती है एसपी चौधरी की, क्योंकि अब उसे एयरपोर्ट से उज़ैर बलोच को उठाना होता है और उसे जेल तक लाना होता है। लेकिन अब हमजा इसी बात का फ़ायदा उठाता है एंड वो सीधा बलोच रेबल्स के लीडर शिरानी साहब से मिलता है और वो शिरानी से बोलता है कि उन्हें मिलकर एसपी चौधरी का खात्मा करना होगा, क्योंकि एसपी चौधरी ने पहले रहमान भाई को मार देने के बाद शिरानी के नाती को मारा है, अब वो उज़ैर बलोच को मारने वाला है। साथ ही साथ वो अब तक बहुत सारे बलोचों को मार चुका है और आने वाले टाइम में बहुत से बलोचों को मारेगा भी, इसलिए उन सबको मिलकर एसपी चौधरी को रास्ते से हटा देना चाहिए। जिसके बाद वो लोग यहाँ प्लान बनाते हैं कि वो लोग कैसे एसपी चौधरी को ख़त्म करेंगे। हालांकि इस बात की खबर इस तरह एसपी चौधरी को मिल जाती है, हमजा इस टाइम पर वो लोग लीडर शिरानी से मिलता है और फिर इसलिए एसपी चौधरी हमजा के प्लान को फेल करने की कोशिश करता है। लेकिन हमजा का प्लान इतना बढ़िया होता है कि वो एसपी चौधरी के सब कुछ करने के बाद भी उसे ख़त्म करवा ही देता है, क्योंकि एसपी चौधरी जिस कार के जाता है वो उस कार के पीछे एक दूसरी कार को भेज देता है, जिस कार के अंदर बहुत सारा RDX और बम होता है एंड उसी कार से वो एसपी चौधरी की कार को टकरा देता है, जिस ब्लास्ट में एसपी चौधरी ख़त्म हो जाता है। इधर दूसरी तरफ उज़ैर को एक्चुअली एयरपोर्ट में सीधा जेल में डाल दिया जाता है, पर कोर्ट उज़ैर बलोच को 12 साल की जेल देती है। जेल में हमजा उज़ैर से मिलने जाता है एंड वो उज़ैर से कहता है कि वो उसे बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन तब भी वो जब तक जेल के अंदर है वो तब तक जेल में उससे सारी फैसिलिटीज़ दिलवाएगा, जैसे कि AC TV सोफ़ा, बढ़िया बढ़िया खाना और ऐसी चीज़ें। अब इसके बाद ही हमजा दुबई जाता है, वो भी एक बहुत ही स्पेशल मीटिंग करने के लिए एंड इस मीटिंग के अंदर हमें पता लगता है कि ये मीटिंग हमजा अजय सन्याल और सुशांत बंसल से करने आया है। यहाँ पर हमजा को पाकिस्तान में जो भी इंटेल मिली होती है वो सारी इंटेल वो उन्हें बताता है एंड वो उनसे कहता है कि पाकिस्तान के अंदर सारे लोग मिलकर इंडिया में फेक नोट्स को करेंसी भेज रहे हैं, जिनसे 11,000 करोड़ इंडिया में ऑलरेडी एंटर हो चुकी है, वो भी नेपाल के जरिए, और बाकी 600 करोड़ इंडिया में एंटर होने वाली, और ये सारा काम पैसा यूपी के गैंगस्टर पॉलिटिशियन आतिफ अहमद के बनाए हुए नेटवर्क से किया जा रहा है। अब इस मीटिंग के बाद हमजा वापस पाकिस्तान आ जाता है और अजय सन्याल अपने ऑफिसर के साथ सीधा इंडिया पहुंच जाते हैं और 60 करोड़ के नकली नोटों को आने से रोकते हैं। लेकिन क्योंकि उन पैसों को बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में इंडिया में लाया जाता है, इसलिए उन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर इसलिए अजय सन्याल एक प्लान बनाते हैं एंड वो होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर ये फैसला करते हैं कि इंडिया के सारे नोट्स को ही चेंज कर दिया जाए, यानी कि डीमोनेटाइजेशन किया जाए। और फिर इस फैसले के साथ ही PM मोदी डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान द्वारा जो 11,000 करोड़ इंडिया में आए थे और जो 6
सॉरी 60,000 करोड़ इंडिया में आने वाले थे, वो सारे के सारे नोट कागज़ बन के रह जाते हैं और पाकिस्तान एंड एएसआई उन पैसों का इस्तेमाल करके इंडिया में जो भी गलत काम करवाने वाले थे, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट और टेररिज्म एक्टिक्स, वो सारे के सारे रुक जाते हैं। अब ये सब होने से पाकिस्तान में कई लोगों का नुकसान होता है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होता है खन्ना के, क्योंकि उसने दाऊद इब्राहिम के कहने पर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगाकर 60 करोड़ के नकली नोट छपवा दिए थे, जो अब उसके सामने सिर्फ कागज़ से ज़्यादा और कुछ भी नहीं थे। इस वजह से परेशान होकर खन्ना आईएसआई के मेजर इकबाल से हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसकी कोई हेल्प नहीं करता, जिसके बाद वो फ़ोन रख देता है हमज़ा को। एंड ये सुनकर हमज़ा उसे मिलने आता है और हमज़ा खन्ना से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन मदद करने के लिए वो खन्ना को लेकर सीधा छत पर आ जाता है, उसे छत से धक्का देकर जान से मार देता है और इस तरीके से वो भारत के एक और दुश्मन को ख़त्म कर देता है। इधर हमज़ा ये इंटेल भी देता है कि इंडिया के अंदर ये सारे गलत नोट्स नेटवर्क तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यूपी का गैंगस्टर पॉलिटिशियन आतिफ अहमद जिंदा है। और फिर अजय सन्याल जैसे इस बारे में पता लगता है, वैसे ही वो आतिफ अहमद को मरवाने का प्लान करते हैं, जिससे कि कुछ गनमैन द्वारा आतिफ अहमद को मरवा दिया जाता है। इसके साथ ही अजय सन्याल हमज़ा अली अंसारी को फ्री हैंड देते हैं एंड वो हमज़ा से कहते हैं कि अब वो लोग पूरी तरह से तैयार हैं, इसलिए हमज़ा को अब जो करना है वो उसे अपने तरीके से कर सकता है और इंडिया के दुश्मनों को जैसे ख़त्म करना है वैसे ख़त्म कर सकता है। एंड अब इसलिए उसका सिर्फ यही काम है कि वो इंडिया के दुश्मनों को ख़त्म करे। इसके बाद हमज़ा बिल्कुल ऐसा ही करता है और अब क्योंकि वो पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था, पॉलिटिकली बहुत पावरफुल था एंड उसके पास फाइनेंस की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो अपनी पावर को इस्तेमाल करता है और इंडिया के खिलाफ जितने भी टेररिस्ट थे, यानी कि वो लोग जो कि इंडिया को खिलाफ काम कर रहे थे या फिर उन्होंने कभी न कभी इंडिया को नुकसान पहुंचाया था, हमज़ा बारी बारी करके उन सारे टेररिस्टों को ख़त्म करवा देता है। लेकिन इन सब के बीच ही हम ये देखते हैं कि एसपी चौधरी की स्पेशल टास्क फोर्स के अंदर एक ऑफिसर होता है जिसे एसपी चौधरी के साथ ही हमज़ा पर शक था और इसलिए वो हमज़ा के बारे में जानने के लिए सीधा हमज़ा के घर जाता है, वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर हमज़ा अपने घर पर नहीं था। एंड वो उसके घर में घुसकर पहले तो हमज़ा के घर के गार्ड्स को बंदी बनाता है एंड फिर उनके बाद हमज़ा की वाइफ एंड उसके बच्चे को पकड़ लेता है। इसके बाद वो हमज़ा की वाइफ येलेना को डराता धमकाता है कि वो उसके बेटे को जान से मार देगा अगर येलेना उसे हमज़ा के बारे में सब कुछ सच नहीं बताएगी तो। अब क्योंकि अपने बेटे के लिए येलेना डर जाती है, इसलिए वो उससे हमज़ा के बारे में सब कुछ बता देती है। एंड जब वो पूछता है कि ये हमज़ा एक इंडियन स्पाई है, तब येलेना हाँ कर देती है एंड वो कहती है कि हाँ ये सच है। ये बात जानते ही वो ऑफिसर हमज़ा को अरेस्ट करने के लिए वारंट निकालता है, लेकिन साथ ही साथ वो आईएसआई के मेजर इकबाल को भी इन्फॉर्म कर देता है एंड वो उसे बता देता है कि हमज़ा एक इंडियन एजेंट है और इसलिए पाकिस्तान में अब तक जो भी हो रहा है वो सारी की सारी चीज़ें हमज़ा कर रहा है या फिर करवा रहा है। ये बात जानते ही मेजर इकबाल गुस्से में आग बबूला हो जाता है, क्योंकि हमज़ा ने धीरे धीरे करके मेजर इकबाल का ट्रस्ट जीत लिया था और मेजर इकबाल को हमज़ा पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा हो गया था। लेकिन आज हमज़ा की सच्चाई जानकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। अब गुस्से में आकर मेजर इकबाल जब अपने घर जाता है तब उसका पिता उस पर चिल्लाने लगता है और वो हमेशा की तरह उसे उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है। लेकिन आज के गुस्से को अगर मेजर इकबाल अपने पिता को पानी में डुबाकर मार देता है। साथ ही साथ मारने से पहले वो अपने फादर से ये भी कहता है कि वो उसे अपने वीरता की जो झूठी कहानी सुनाता है वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। वो जानता है कि उसका पिता कोई बहादुर ऑफिसर नहीं बल्कि एक डरपोक है जिसने 1971 की वॉर में इंडिया के सामने घुटने टेक दिए थे और पाकिस्तान की मुखबरी करके बहुत सारे सोल्जर्स को मरवा भी दिया था। एंड फिर ये सब बोलकर वो अपने फादर को पानी में डुबा के जान से मार देता है। इसके बाद ही मेजर इकबाल ये ठान लेता है कि अब वो हमज़ा को जान से मार देगा। ऐसा करने के लिए वो हमज़ा को बहुत सारे वेपन्स एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और वो उन सारे वेपन्स को सप्लाई करने के लिए उसे एक मास्क के अंदर बुलाता है। हमज़ा जब वहाँ वेपन सप्लाई करके जाता है तब मेजर इकबाल उसे अपने पास अकेले बिठाता है एंड सारे के सारे वेपन्स को उसे बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में भिजवा देता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे टेररिस्ट थे और यहाँ पर टेररिस्ट थे जो कि अपने वाले टाइम पे इंडिया पर अटैक करने वाले थे। इसके बाद ही मेजर इकबाल यहाँ पर हमज़ा की पीठ पर चाकू मारता है एंड वो इन 3 बार उसे स्टैब कर देता है। अब ये वो जान चुका था कि इंडिया का एजेंट है और इसलिए हमज़ा ने अब तक जो भी किया वो उससे उन सारी चीज़ों का बदला लेगा। पहली बार देखने में हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमज़ा हंस चुका है और शायद से अब उसकी जान जाने वाली है, लेकिन फिर यहीं पर एक फ्लैशबैक आता है जिससे कि हम यह पता लगता है कि एक्चुअली में हमज़ा इन सारी चीज़ों को पहले से ही प्रिपेयर था और इसलिए उसने सारी चीज़ों को प्लानिंग कर रखी थी। फ्लैशबैक के अंदर हम ये देखते हैं कि हमज़ा यहाँ पर आने से पहले सीधा बलोच रेबल्स के लीडर शिरानी से मिलने जाता है और अब क्योंकि आईएसआई वाले बलोच रेबल्स को मारते रहते हैं इसलिए यहाँ पर हमज़ा शिरानी से ये कहता है कि अब बलोच रेबल्स नहीं मरेंगे और ना ही किसी बलोच की जान जाएगी, क्योंकि अब बलोच रेबल्स मिलकर सारे के सारे आईएसआई वालों पर एंड उनके सारे आतंकवादियों पर हमला करेंगे और एक ही बार उन सबको
ख़त्म कर देंगे। और यही चीज़ करने के लिए हमज़ा ने शिरानी एंड उसके सारे बलोच रेबल्स को उसी मॉस्को के बाहर सोल्जर्स के ड्रेस में बुलाया था, ताकि सोल्जर्स के ड्रेस में आने की वजह से उन पर कोई भी शक ना करे और वो आराम से फायरिंग कर सके। इसके साथ ही हमज़ा ने जो भी सारे वेपन्स के सप्लाई दिए थे, उन सारे वेपन्स के अंदर उसने वेपन्स के साथ साथ वहाँ पर टाइम बॉम्ब भी फिट कर दिए थे। और उन सारे टाइम बॉम्ब का जो बटन था वो हमज़ा ने अपने साथी के हाथों में दे दिया था। इसलिए इसी मॉस्क के बाहर हमज़ा का जो साथी खड़ा था वो बटन दबा के सारे बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है, जिसके मॉस्क की वो पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है और अंदर के बहुत सारे टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। हालांकि इस ब्लास्ट के अंदर हमज़ा, मेजर इकबाल एंड मेजर इकबाल के 2 साथी बच जाते हैं, लेकिन तीनों से हमज़ा फ़ाइट करता है और वो पहले तो मेजर इकबाल के दोनों साथियों को ख़त्म कर देता है, जिसके बाद उसकी फ़ाइट मेजर इकबाल से होती है। इधर इतने में बाहर निकलते ही हम ये देखते हैं कि शिरानी अपने सारे बलोच रेबल्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाकर वो बाहर मौजूद सारे टेररिस्टों पर अटैक कर देता है। साथ ही साथ वहाँ पर आईएसआई के भी जितने ऑफिसर्स होते हैं उन सब पर भी फायरिंग कर देते हैं और धीरे धीरे करके उन सबको भी ख़त्म करने लगते हैं। इधर मेजर इकबाल और हमज़ा की भी 1-1 फाइट होने लगती है, लेकिन इस फाइट के अंदर हमज़ा मेजर इकबाल पर भारी पड़ता है, जिस वजह से मेजर इकबाल उससे बचकर भागने लगता है। भागते भागते वो दोनों बहुत दूर रेलवे स्टेशन के पास जा पहुँचते, जहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। इस फाइट के अंदर पहले तो मेजर इकबाल हमज़ा पर भारी पड़ता है, लेकिन फिर बाद में हमज़ा मेजर इकबाल के दोनों पैरों को डैमेज कर देता है एंड उसके बाद वो पास में खड़ी एक ट्रेन को देखता है, जिस ट्रेन के डिब्बों के केरोसिन ऑयल भरा होता है और वो फिर इसलिए हमज़ा मेजर इकबाल को जंजीरों से बांधता है, उसे उठाकर सीधा ट्रेन के ऊपर चढ़ा जाता है एंड देन वो कंटेनर का ढक्कन खोलता है और वो मेजर इकबाल को उसके अंदर डाल देता है एंड देन सबसे बाद हमज़ा उस कंटेनर से दूर हो जाता है और अपनी लाइटर से उस केरोसिन ऑयल के अंदर आग लगा देता है, जिससे कि केरोसिन ऑयल से भरा वो पूरा कंटेनर ब्लास्ट हो जाता है और उस कंटेनर में मौजूद मेजर इकबाल भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि एसपी चौधरी के साथ के नेटवर्क्स टास्क फोर्स ऑफिसर ने हमज़ा के खिलाफ वारंट निकाला था, क्योंकि वो लोग ये जान चुके थे कि हमज़ा एक इंडियन एजेंट है, इसलिए वो लोग सीधा हमज़ा के पास पहुँचते हैं और वो लोग हमज़ा को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद ही हमज़ा को मारपीट के उसे बहुत सा बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है, ताकि हमज़ा किसी तरह से उन सबको ये बता दे कि उसने इंडिया को अब तक कौन कौन सी इंटेल दी है। लेकिन हमज़ा पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया, ये खबर जल्द से ही इंडियन आर्मी अजय सन्याल को दे देते हैं। हालांकि ये खबर कौन देता है वो आपको आगे पता लगेगा। जैसे अजय सन्याल को ये पता लगता है कि उनका सबसे मोस्ट वैल्यूएबल एसेट हमज़ा अली अंसारी पाकिस्तान में पकड़ा गया है, वैसे ही वो जल्दी से आईएसआई के चीफ को फ़ोन करता है, जो कि एक्चुअली में इस टाइम पर हमज़ा के सामने प्रेजेंट होता है। वो हमज़ा को टॉर्चर देख रहा होता है। अब ये जानते हैं कि जो आईएसआई का डायरेक्टर होता है वो उसका नाम होता है शमशद हसन, और जैसे अजय सानियल का फ़ोन आता है वैसे ही वो उन्हें ये बताता है कि हमज़ा पकड़ा जा चुका है। लेकिन अजय सानियल उसे ये कहते हैं कि वो लोग हमज़ा को जल्दी से छोड़ दें, क्योंकि अगर उन्होंने हमज़ा को नहीं छोड़ा तो वो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ा बात लीक कर देंगे। अब असल में यह जो आईएसआई का डायरेक्टर होता है यानी कि शमशद हसन, इसने कुछ महीने पहले पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो खबरें होती है वो लंदन में जाकर इजरायलियों के साथ मीटिंग करके उन्हें लीक कर दी थी, जिसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिले थे। लेकिन इसराइल ने इस बारे में इंडिया को बताया था और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया को प्रूफ्स भी दिए थे, और इसलिए उन्हें सारी प्रूफ्स की कुछ फ़ोटो और वीडियो अजय सन्याल अहमद को भेजता है, जो फ़ोटो वीडियोस देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि अगर अजय सन्याल ने इन सारी बातों को पाकिस्तान में लीक कर दिया तो पाकिस्तान की जनता और गवर्नमेंट सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके पूरे ख़ानदान को मार देगी। और इसलिए आईएसआई का डायरेक्टर शमशद हसन अजय सन्याल की बात मान जाता है और वो हमज़ा को छोड़ने के लिए मान जाता है। लेकिन वो ये कहता है कि हमने इंडियन एजेंट को पकड़ा है, इस बारे में पूरे पाकिस्तान को पता लग गया है, इसलिए हमें किसी न किसी को पकड़ा के ये दिखाना ही होगा वो इंडियन एजेंट है। यानी कि आसान भाषा में कहें जो हमज़ा का इल्ज़ाम किसी और के सर पर देना पड़ेगा। ये बात सुनकर हमज़ा उससे कहते हैं इसके लिए वो लोग उज़ैर को पकड़ सकते हैं और उज़ैर के सर पे इल्ज़ाम डाल सकते हैं, क्योंकि वो इंडियन का एक एजेंट है। जिसके बाद हमज़ा को छोड़ दिया जाता है, फिर उसी सही सलामत इंडियंस के बॉर्डर तक पहुंचा दिया जाता है। वहीं रही बात उज़ैर की, तो उसे जेल से निकालकर इंडियन स्पाई घोषित कर दिया जाता है और हमज़ा के सारे इल्ज़ाम उस पर मढ़ दिए जाते हैं। अब इधर हमज़ा जैसे इंडियन बॉर्डर तक पहुंचता है वैसे ही उसे इंडिया की तरफ से लेने के लिए गाड़ी आती है, लेकिन हमज़ा जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठता है वैसे ही वो नोटिस करता है कि उसके बगल में कोई और इंसान भी बैठा है। असल में वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जमील जमाली होता है। एंड फिर यहाँ पर ये बात भी रिवील होती कि पाकिस्तान का पॉलिटिशियन जमील जमाली पाकिस्तानी नहीं है बल्कि वो खुद भी एक इंडिया है, यानी कि इंडियन का एजेंट है, जो कि 45 सालों से इंडिया के लिए पाकिस्तान में स्पाई बनकर घूम रहा है। यहाँ तक कि हमज़ा पकड़ा गया है, ये खबर भी जमील जमाली ने अजय सन्याल को दी थी। इसके बाद ही जमील जमाली हमज़ा को इंडिया के अंदर सेल्फ
सेफली पहुंचा कर आता है और वो उससे ये प्राइवेट प्लेन में बिठाता है, जिस प्लेन में बैठकर वो सीधा अजय सन्याल के पास पहुंचता है। और फिर इसके बाद जब हमज़ा अजय सन्याल से मिलता है तब वो हमज़ा को ये बताते हैं कि उसने मिशन धुरंधर को पूरा कर लिया है। अब इस मिशन को पूरा करने के बाद अगले मिशन को पूरा करने की, उसके अगले मिशन की सारी इन्फॉर्मेशन कल सुबह दी जाएगी, इसलिए कल सुबह तक के लिए वो आराम कर सकता है। लेकिन अगली सुबह अजय सन्याल और ऑफिसर बंसल ये नोटिस करते हैं कि हमज़ा यानी कि जसकीरत सिंह अपनी जगह से गायब हो चुका है, वो भी बिना बताए, और वो कहाँ गया इस बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन फिर अगले पल हम जसकीरत सिंह को, जस्सी को देखते हैं, जो कि अपना भेष बदल के सीधा ट्रेन में बैठता है और पठानकोट में अपने गाँव जाता है। अपने गाँव आकर अपने घर के बाहर खड़ा हो जाता है एंड वो खड़ा होकर वो अपनी फैमिली को देखता है, जहाँ पर उसकी फैमिली में उसकी माँ, उसकी सिस्टर एंड उसकी सिस्टर के 2 बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्सी अपने कदम रोक लेता है एंड वो अपनी फैमिली से मिलने नहीं जाता, क्योंकि एज ऑफ कोर्स अपनी इस लाइफ को वो बहुत पीछे छोड़ के आ चुका है। अब उसकी पूरी लाइफ देश के नाम पर है एंड इसलिए यही बात सोचकर वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए कदम नहीं बढ़ाता है। लेकिन इसी सीन के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। यही थी धुरंधर 2 द रिवेंज मूवी की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। आप सभी को ये मूवी की स्टोरी, ये वीडियो कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बने रहिए हमारे साथ कुछ इस तरह के बेहतरीन वीडियोस के देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।